नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा, यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी के पक्ष में। विपक्षी एकता को बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का डर। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। खराब मौसम में फंसा ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर सिलीगुड़ी के पास आर्मी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग। कमर और पैर में लगी चोट, इलाज के लिए कोलकाता अस्पताल में भर्ती। चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी। गन्ना खरीद की कीमत यानी एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की हो सकती है बढ़ोतरी। कल कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। जून एक्सपायरी से पहले बाजार में जोश। रियल्टी, बैंकिंग, मेटल, आईटी शेयरों में तेजी। मिड और स्मॉल कैप बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 446 और निफ्टी 126 अंक चढ़ा। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। चेयरमैन दीपक पारेख का बड़ा बयान। 13 जुलाई से एचडीएफसी के शेयर मार्केट से हट जाएंगे। बुधवार की जगह गुरुवार को होगी बकरीद की छुट्टी। एक्सचेंज ने दी जानकारी। कल ही होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। आरबीआई ने भी गुरुवार को छुट्टी का ऐलान किया। अमेरिका में भारतीयों की बड़ी जीत। न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में अब रहेगी छुट्टी। पब्लिक हॉलिडे के लिए बिल पास। भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से शुरू होगा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप। 15 अक्टूबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। मुंबई कोलकाता में सेमीफाइनल और अहमदाबाद में 19 नवंबर को फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का आरंभ किया। देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता, उसी तरह एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी लोगों का भ्रम दूर करेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी एकता को उनकी मजबूरी बताया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2024 में जनता ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा
कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार वाली एकता करार दिया और उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास घोटालों की गारंटी है। पीएम मोदी ने घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी दी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर पलटवार किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी जी यूसीसी नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? कांग्रेस ने विपक्षी एकता पर पीएम के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष की एकता देखकर पीएम मोदी बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से एक दिक्कत ये है कि उनके पुराने साथी उनको लगातार छोड़ के चले गए। 19 घटक दलों का एनडीए छोड़ना मोदी जी के दम्भ और अहंकार के चलते ही हुआ है। अगर कोई मित्रता निभा रहा है और समूचा विपक्ष जब खड़ा हो जाता है तो आप टस से मस नहीं कर पाते हैं, आप सदन नहीं चला पाते, आप खुद सदन अवरोध करने लगते हैं। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है। अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं, जिसको सुनकर असहज हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट आई है। दरअसल वो हेलीकॉप्टर से जलपाईगुड़ी से बागडोगरा जा रही थी। मौसम खराब होने के कारण उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के नज़दीक सालूगड़ा स्थित आर्मी एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग में झटके की वजह से ममता बनर्जी की पीठ और घुटने में चोट आई है। जांच के लिए ममता बनर्जी को कोलकाता हवाई अड्डे से सीधे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। बंगले की मरम्मत के बाद से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसी मामले को लेकर अक्सर वो विपक्ष के निशाने पर रहते ही हैं, पर अब बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च का सीएजी ऑडिट होगा। एलजी की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीएजी ऑडिट कराने का फैसला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ का खर्च हुआ है। इसमें से सिर्फ पर्दों पर 1 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है। और अब एक एक्सक्लूसिव खबर, केंद्र सरकार चुनाव से पहले गन्ना किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में गन्ना खरीद की कीमत यानी एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी खबर समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है अपडेट गन्ना किसानों के लिए?
देखिए, जो यहाँ मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैबिनेट और सीसीए की जो बैठक होने वाली है उसमें किसानों के लिए 2 बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला, सबसे महत्वपूर्ण फैसला गन्ना किसानों के लिए हो सकता है। गन्ना किसानों के लिए गन्ना की खरीद की जो कीमत होती है, जिसको एफआरपी कहते हैं, उस कीमत में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने का फैसला लिया जा सकता है। 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का मतलब ये हुआ कि 305 रुपये प्रति क्विंटल अभी गन्ना की एफआरपी है, उसको बढ़ा करके 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। इसके साथ एक शर्त होती है, शर्त यह है कि गन्ने से चीनी की रिकवरी जो है 10.25% होना चाहिए। यानी गन्ने से चीनी जितना निकलता है उसको रिकवरी रेट कहते हैं। अगर 10.25% होता है तो आपको 315 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको कीमत मिलेगी चीनी मिलों की तरफ से हर गन्ना किसानों को। अगर इस रिकवरी में बढ़ोतरी होती है तो उसी अनुपात में एफआरपी बढ़ाया जाएगा। अगर 0.1% की रिकवरी बढ़ती है तो एफआरपी में 3 रुपये 7 पैसे प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी, और अगर रिकवरी कम होती है तो एफआरपी उतना कम होगा। यानी जिस गन्ने से जितनी ज़्यादा चीनी निकलेगी एफआरपी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। और ये अक्टूबर से जो शुगर सीजन शुरू हो रहा है उसके लिए लागू किया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है तो माना यह जा रहा है कि चुनाव से पहले गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है, क्योंकि चुनाव में गन्ना किसानों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम होती है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी होते हैं। एक दूसरा प्रस्ताव जिसको पिछली बार टाल दिया गया था, हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक को मंजूरी मिल जाए, वो है पीएम प्रणाम स्कीम, जो खास तौर से सबसे फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली स्कीम है। इसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब बात करते हैं बाजार की। जून एक्सपायरी से पहले आज बाजार में जोश दिखा। बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 63,416 पर बंद हुआ। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 18,817 पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा तेज़ी रियल्टी, बैंकिंग, मेटल, आईटी शेयरों में रही। एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव देखा गया। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इनाम होल्डिंग्स के मनीष चौखानी ने सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में ये भरोसा जताया है। उनका मानना है कि अगले 10 साल में भारत की तस्वीर बदल जाएगी और ये ग्लोबल ग्रोथ को लीड करेगा। आपके हिसाब से अब डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और इमर्जिंग मार्केट खासतौर से इंडिया को उसका बेनिफिट मिलेगा आपके हिसाब से? स्पेशली इंडिया को, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में भी जैसे रशिया है वो एक्सक्लूड हो गया है ब्रिक्स में से। चाइना के प्रति तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वो सबको पता ही है। ब्राजील में भी काफी सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, तो इंडिया इज स्टैंडिंग आउट एज अ बिग होप। और जैसे सबका ये मानना है कि आज हम 5th रैंक पे पहुंच गए हैं और तीसरे पे अगले 3-4 साल में पहुंचेंगे। वी बिकम द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। आज अगर आप दुनिया के 5वें नंबर के देश हो गए हो और 5 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और इसी सेंचुरी में हम फर्स्ट भी होने वाले हैं। इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन दिस सेंचुरी। इट विल ओवरटेक चाइना एज वेल बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स। सी, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ है पॉपुलेशन में, एंड प्रोडक्टिविटी विल एनहांस विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग। अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम भी सोचने लगे कि एज अ लीडर एंड नॉट एज अ फॉलोअर एंड सेटिंग द स्टैंडर्ड, then there is a chance for interest rate also to fall in India to global level, make the industry more competitive and allow you to start exporting more also. और मनीष चौखानी की चोखी बात देखिए आज शाम 7:57 पर। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 13 जुलाई से शेयर बाजार से HDFC का शेयर डीलिस्ट हो जाएगा। वहीं HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि 60 साल के अंदर के सभी स्टाफ को बैंक में शामिल किया जाएगा और सैलरी में भी कोई कटौती नहीं होगी। Assurances we've got from the bank and from the CEO downwards, each and every employee under the age of 60 will be absorbed. Salaries will not be reduced.
and they would continue to do mortgage loans because we need them. ओएनडीसी ने अब ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए सख्त नियम तैयार किए हैं। बार बार गलती करने वाले सेलर्स को नेटवर्क से हटाया भी जा सकता है। साथ ही नेटवर्क पर खराब सर्विस देने वाले सेलर्स का नाम भी उजागर किया जाएगा, बताया जाएगा। इसी खबर पर ओएनडीसी के सीईओ टी कोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। ओएनडीसी पर ग्राहकों की शिकायतों को लेकर ओएनडीसी काम कर रहा है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओएनडीसी के सीईओ श्री कौशिक जी। सर, ये बताइए कि सबसे बड़ी चिंता अभी ग्राहकों की यही होती है कि अगर ओएनडीसी पे कोई सामान खरीदा तो इसका रिफंड या रिप्लेसमेंट कैसे होगा और कैसे वो ट्रैकिंग करेंगे, तो इसको लेकर क्या अभी अपडेट है, क्या आप लोग कर रहे हैं? देखो, अगर कोई कस्टमर कहीं से भी सामान खरीद लिया, मान लीजिए फिजिकल स्टोर है, डिजिटल स्टोर है, अगर उसको कुछ दुखी है, कंप्लेन, शिकायत हो तो उसको तो ज़रूर आंसर करना था, जरूरत है, नहीं है तो धंधा आगे नहीं बढ़ेगा। सो अभी ऐसा बायर अब कहाँ से खरीदा? बायर एप्लीकेशन से खरीदा, आपको सिर्फ वही आता है, वो बायर एप्लीकेशन से फिर कौन लेके आया, कौन डिलीवर किया, सब कुछ आपको मालूम नहीं, आपको मालूम है कौन सा दुकान से मिला। सो इसलिए अगर आपको कुछ शिकायत है, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन है, आप कहाँ जाएगा? सीधा जाके बायर एप्लीकेशन पे जाएगा। आपको उधर उसका कॉल सेंटर है और उसका एप्लीकेशन में कस्टमर ग्रीवेंस लगाने के लिए फैसला भी होएगा। जैसे आपका ऑर्डर जो बायर एप्लीकेशन से सेलर एप्लीकेशन गया, एकदम जैसे उसका कंप्लेंट भी उधर जाएगा। अगर जैसे उस आपका ऑर्डर के लिए वो बायर एप्लीकेशन फॉलो अप कर दिया, उसका आपका कंप्लेंट के लिए फॉलो अप करके सोल्यूशन करेगा, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं किया तो वो दुकान से आगे से कोई खरीदेगा नहीं। हमने आपको समझाए हो गया अर्लियर, ये नेटवर्क में नेटवर्क वाइड रेपुटेशन पब्लिक हो जाएगा। 1-2 महीने में जब तो ट्रांसैक्शन बढ़ जाएगा, हर लोग को पता है कौन सा प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कंप्लेंट है, कौन सा सेलर का कंप्लेंट है, कौन सा नाम क्या, ये सब पब्लिक हो जाएगा। सो आप ये सोच लो, जब तो छोटा छोटा दुकानदार तब तो आएगा, उसको ज़्यादा टेंशन है, अगर उसका नाम खराब हो गया तो कोई उसे करेगा नहीं। अगर बड़े बड़े लोग तो PR के लिए बहुत सारा फ़ायदा है, अपने जेब में पैसा भी है, बट छोटे लोग इसलिए तो आप सुने होंगे, आप एक बैंकर को पूछो NPA कहाँ ज़्यादा होता है? बड़ा कंपनी में होता है, छोटा कंपनी में? बड़ा कंपनी में होता है। वह इसलिए हमने जब ज़्यादा छोटा एग्रीगेटर्स और मर्चेंट्स कम, दे डबल केयरफुल होता है। बट फाइनली अगर कोई कंप्लेंट हो गया तो बायर के पास जो सिस्टम है पूरा ये टेक केयर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। इनमें से 2 ट्रेन अकेले मध्य प्रदेश को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर वंदे भारत को यहीं से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ बिहार, झारखंड, गोवा ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें उनकी पहली वंदे भारत ट्रेनों की सौगात आज मिली। इन राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की वजह से टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश हो रही है। असम, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और इस तरह कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तरी पश्चिमी राज्यों में 24 घंटे में 12 गुना अधिक बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन में 10 से अधिक राज्यों में तेज बारिश का रेड अलर्ट भी है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान हो गया है और इसमें सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पूरे शेड्यूल की डिटेल जानते हैं, हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हमसे जुड़ गए। बताइए विपिन जी, क्या शेड्यूल है, जानने लायक खास बातें क्या क्या है? जी हाँ, तो आईसीसी ने
क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि भारत में होना है। पूरा टूर्नामेंट इस बार भारत के अंदर होगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड कप को शेड्यूल किया गया है, किस किस तारीख में क्या क्या चीजें होनी है, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। तो 5 अक्टूबर से 9 नवंबर ये वो 2 तारीखें हैं जिनके बीच में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। कुल मिलाकर इस वर्ल्ड कप में कितने मैचेस होंगे वो आपको बताते हैं। तो 8 टीमों ने इसके लिए क्वालिफाई किया है और जो टीमों ने क्वालिफाई किया है उसके अलावा अतिरिक्त 2 टीमें होंगी जो नहीं इस समय क्वालिफाई करेंगी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया ये वो टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, उसके अलावा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। 2 जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी टीमें और आएंगी, टोटल 10 टीमें हैं। तो 2 स्थानों के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले इस वक्त जारी हैं, बाद में वो नाम हमारे सामने आएंगे। भारत के 10 शहरों में ये मैचेस आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख शहर के नाम हम आपको बताएंगे। पुणे, मुंबई, ये 2 बड़े क्रिकेटिंग सिटीज। धर्मशाला और कोलकाता में मैचेस होंगे। इसके अलावा अहमदाबाद, हैदराबाद और साथ में बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई। सो इन शहरों के अंदर ये मैचेस आयोजित किए जाने वाले हैं। अब पहला मैच जो होगा वह अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को होगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। ये पिछले साल या पिछले वर्ल्ड कप के माफ कीजिए दोनों विजेता और उप विजेता टीमें हैं। तो पहला जो मुकाबला है इन दोनों के बीच खेला जाएगा। उसके बाद कुछ और मुकाबले होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा सेमीफाइनल्स के डेट आपको बता दें। पहला सेमीफाइनल जो होगा वो 15 नवंबर को होगा, मुंबई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 19 नवंबर को ये फाइनल होना है। अब भारत के कौन से अहम मुकाबले हैं वो आपको बता देते हैं। कुल 9 मुकाबले भारत को यहाँ पर खेलने हैं। पहला मुकाबला जो टीम खेलेगी वो ये पहला मुकाबला तो नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के साथ जो हमारा मुकाबला है वो 29 अक्टूबर को होना है लखनऊ के अंदर। इसके अलावा कुल अलग अलग 9 मुकाबले होने हैं, लगभग सभी शहरों में टीम पहुंचेगी। ये है पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि चेन्नई में होगा। इसके अलावा हम बांग्लादेश के साथ भी खेलेंगे, अफगानिस्तान के साथ भी खेलेंगे। अफगानिस्तान को 11 अक्टूबर को हम खेलेंगे। पाकिस्तान के साथ ये सबसे बड़ा मुकाबला इस पूरे वर्ल्ड कप का, जिस पे सबकी नजर रहेंगी, अहमदाबाद में ही खेला जाने वाला है और 15 अक्टूबर को ये होगा। 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ पुणे में टीम इंडिया भिड़ेगी और धर्मशाला में 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होगा। इसके अलावा 29 अक्टूबर को जैसा मैंने बताया पहले भी इंग्लैंड के साथ भारत खेलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी। तो लॉक कर लीजिए कैलेंडर वर्ल्ड कप के हिसाब से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।